अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। क्यों, कब और कैसे करें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। गेहूं और अन्य फसलों में उपयोगी कम लागत वाला हस्तचलित कटाई यंत्र। कम समय में अधिक लाभ के लिए कैसे करें दूधिया मशरूम का उत्पादन। किसान भाइयों, किसी भी फसल की खेती में जुताई एक प्रमुख कार्य है, क्योंकि हम बुआई से पहले अक्सर कल्टीवेटर से ही जुताई करते हैं और ऐसा बार बार करते रहने से खेत में नीचे कठोर सतह बन जाती है और उसका सीधा प्रभाव मृदा में वायु संचार और जल धारण क्षमता पर तो पड़ता ही है, साथ ही ऐसे खेतों में कीट और बीमारियों का आश्रय भी बना रहता है। तो किसान भाइयों, इन समस्या से बचने के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, अभी फसल कटाई का कार्य समाप्ति पर है और अभी जो है हमारे यहाँ पर खेत खाली पड़े हुए हैं। तो हमें इस समय जो है आदर्श समय है अभी ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का। अब ये जुताई क्या होती है? जो जुताई होती है, हमारे जो खेत जिसमें कि हम फसल लेने वाले हैं उसको चीरना या उसको पलटना या जोतना, ये जुताई कहलाती है। पारंपरिक रूप से देसी हल से किसान भाई जुताई करते आ रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों जो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई है हमें 3 साल में एक बार करना अति आवश्यक है। ये फसल कटाई के बाद जो है खेत में हल्की सी नमी भी रहती है। इस समय हमें जो मोल्ड बोर्ड प्लाऊ है, देसी हल है, कल्टीवेटर है, इनसे जुताई कर सकते हैं। लेकिन जो है मिट्टी पलटने वाला जो हल है उससे जो जुताई होती है उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की कम मात्रा का उसकी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कार्बनिक पदार्थ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के साथ साथ मृदा की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि करता है। रबी फसलों की कटाई के बाद इनके अवशेष खेत में पड़े रह जाते हैं। जैसे ही हम मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई करते हैं तो फसल अवशेष मृदा में दब जाते हैं तथा विघटित होकर काले भूरे रंग का ह्यूमस बनाते हैं, जो कि मृदा की भौतिक संरचना में सुधार करता है। जैसे इसका नाम है ग्रीष्मकालीन, और गहरी जुताई मतलब इसकी जो जुताई है लगभग 8 फीट गहरी तक हमारे जो है ब्लेड जाते हैं। 1 फीट तक की जो मिट्टी है वो पलट जाती है। 1 फीट तक जो है ना हमारी मिट्टी जो है पलटाई होती है। उससे ये होता है अब जो वर्षा ऋतु आएगी तो जो बारिश होगी तो उसमें पूरा का पूरा जो पहला पानी है वो पूरा का पूरा मिट्टी में समा जाएगा। तो इस प्रकार से जो रन ऑफ वाटर है, जो बारिश के बाद जो पानी बह के नुकसान होता है वो नहीं होता है और पूरा पानी जो है मिट्टी में समाहित हो जाता है। तो इससे जो मिट्टी की जल धारण क्षमता है वो बढ़ती है। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो भी जो है पानी में घुलकर मिट्टी को प्राप्त होती है। दूसरा एक इसका महत्वपूर्ण जो लाभ ये है कि हमारे बहुत सारे कीट जो होते हैं वो अपने अंडे देते हैं मिट्टी की सतह पे। प्यूपल स्टेज में भी जो है कुछ कीट रहते हैं। तो गहरी जुताई करने से ये जो कीटों के अंडे हैं और प्यूपा है ये ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। और अभी जो है तापमान हमारा 43 से 44 डिग्री तक भी है और कहीं कहीं 45-46 भी जा रहा है। तो इतने तापमान पे जो कीटों के अंडे हैं, प्यूपा है, वो इतनी गर्मी में जो है नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार से कीटों का नियंत्रण हो रहा है, इसी प्रकार से गहरी जुताई करने से खरपतवारों के ऊपर भी नियंत्रण होता है।
खरपतवार जैसे कि कांसनी है, मोथा है, इनकी बहुत गहराई तक जो जड़ें जाती हैं। इनके जो बीज हैं या राइजोम है, ये पलटाई के कारण जो है ऊपर आ जाते हैं और इतने ज़्यादा तापमान पे जो है वो खरपतवार ऊपर आ जाते हैं, तो उनका जो अंकुरण क्षमता समाप्त होती है। तो एक प्रकार से तुलनात्मक रूप से इसमें भी जो है गहरी जुताई करने से खरपतवारों के ऊपर भी बहुत हद तक नियंत्रण हो जाता है। दूसरा एक है कि फायदा बहुत है कि जो मिट्टी का क्षरण होता है, अगर हम गहरी जुताई नहीं करते तो मिट्टी जो है बह के चली जाती है। बहुत सारा हमारी मिट्टी है जिसमें पोषक तत्व हैं, तेज वर्षा में बह के चले जाते हैं। अगर हमने गहरी जुताई कर दी तो जो मृदा का क्षरण है वो नहीं हो पाता जल के द्वारा, उसमें बहुत हद तक फायदा होता है। तो किसान भाइयों को ये ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए, लेकिन ये प्रत्येक वर्ष नहीं करें, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हम हर वर्ष करेंगे तो इसमें जो है मिट्टी का जो मृदा संरचना है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो 3 साल में तो कम से कम एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। ग्रीष्मकालीन जुताई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। फसल काटने के बाद ही मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई करें। खेत की गहरी जुताई इस तरह करें कि खेत की मिट्टी भुरभुरी न होकर बड़े बड़े ढेलों के रूप में रहे, ताकि गर्म हवा उसमें अधिक गहराई तक जा सके। साथ ही ढेलेदार खेत होने से वह वर्षा का पानी भी सही तरीके से जमीन में सोख सकेगा। खेत की ढाल की विपरीत दिशा में गहरी जुताई करना चाहिए, जिससे मृदा एवं जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। खेतों में जहां पानी भरता हो वहां पर मिट्टी भराई का कार्य भी साथ साथ करते रहना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जहां पर मिट्टी उथली पथरीली है वहां पर खेत की जुताई अधिक गहराई से नहीं करना चाहिए, अन्यथा उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत के भूमि की निचली तहों में जाने से खेत की उर्वरता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई 2-3 वर्ष के अंतराल से करते रहना चाहिए। इस कार्य को संपूर्ण भूमि को 2 हिस्सों में बांटकर प्रति वर्ष क्रमबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। गहरी जुताई के समय खेत के चारों ओर मेड़ बनाना भी लाभप्रद होता है, क्योंकि इससे वर्षा का जल खेत में ही एकत्रित होने से मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है तथा मिट्टी के पोषक तत्वों का अनावश्यक रूप से होने वाला बहाव भी रुक जाता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश में रबी फसलें परिपक्व अवस्था में हैं और बहुत से क्षेत्रों में इनकी कटाई की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन किसान फसलों की कटाई आमतौर पर हंसिये द्वारा मजदूर से करवाते हैं, जिससे फसलों की कटाई करने में एक तो समय अधिक लगता है और दूसरी ओर कटाई पर लागत खर्च भी अधिक हो जाता है। इस समस्या को देखते हुए अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश जिला कानपुर के एक प्रगतिशील किसान विवेक चतुर्वेदी ने हस्तचलित कटाई यंत्र का विकल्प तैयार किया है, जिससे किसान भाई फसलों की कम समय में अधिक क्षेत्र की कटाई कर सकते हैं। तो इस यंत्र द्वारा फसलों की कटाई किस प्रकार की जाती है और किसानों के लिए किस प्रकार से ये उपयोगी है, ये जानते हैं खुद उन्हीं से। कानपुर में सनीगामा गांव पड़ता है, उसके पास में बघारा गांव है, यहाँ पे हमारा फार्म है। हम प्राकृतिक खेती करते हैं श्री सुभाष पालेकर जी के निर्देशन में। इसी क्रम में हमको ये समझ में आने लगा कि डीजल और कोयले के आधार पे टिकाऊ खेती कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो पदार्थ हैं ये एक तो मात्रा में सीमित हैं, तो ये ख़त्म होते जा रहे हैं, और दूसरा इनके जलाने से जो प्रदूषण हो रहा है और ऋतु परिवर्तन हो रहा है, इसकी सबसे पहली मार जो है किसान पे ही पड़ती है और बाकी फिर तो पूरी दुनिया पे ही पड़ती है। तो इस तरीके से सोचने पे ये समझ में आया कि भाई पशु चालित और मनुष्य चालित यंत्रों के ऊपर काम करना चाहिए। ऐसा इसलिए भी सोचा क्योंकि हमारा देश 125 करोड़ लोगों का देश है, तो हमारे यहाँ जोत की सीमा बहुत छोटी है।
हम कनाडा या अमेरिका स्टाइल की खेती या वैसे यंत्र हमारे उपयोग के नहीं हैं। तो फसल कटाई इसमें से एक बड़ी प्रमुख समस्या थी। दूसरी ओर कंबाइन से जब हम कटाते हैं तो उसकी अगर हम गणित जोड़ते हैं तो वो तो बड़ा नुकसान का सौदा है। कम से कम 2 कुंटल और अधिक से अधिक 3 कुंटल अनाज का नुकसान प्रति एकड़ होता है, और इसके अलावा उसका भूसा बेकार हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा नुकसान, ये तो पैसे का नुकसान है, उससे भी बड़ा नुकसान ये है कि जब हम इस भूसे को जलाते हैं अपने खेतों में, तो उस जलाने से धरती में उपलब्ध जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी छोटे जीव जंतु, कीटी, केंचुआ, मकड़ी, दीमक, सब के सब जल जाते हैं और वातावरण में बहुत बड़े मात्रा में धुआं छोड़ा जाता है। और आप देख भी रहे होंगे हर साल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी कितने भी जिलों के डीएम जो है इसके ऊपर रोक लगा रहे हैं कि नरवाई न जलाई जाए। लेकिन समस्या ये है कि कोई विकल्प ना होने के कारण हमको ये जलानी ही पड़ती है। इसी के लिए हमने कनाडा के एक हमारे मित्र हैं अलेक्जेंडर वीडो, उनके सहयोग से ये हस्तचालित फसल कटाई यंत्र को विकसित किया है। इसका नाम है विकल्प। अगर YouTube पे एक चैनल भी बना दिया है जिसका नाम है विकल्प। अगर विकल्प साइट डालेंगे तो इसमें आपको धान काटने के, गेहूं काटने के, बरसीम काटने के, चरी काटने के बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे। ये हाथों से ही चलाया जाता है और इसमें मनुष्य श्रम लगता है, कोई भी लागत नहीं लगती, कोई प्रदूषण नहीं होता और एक आदमी 10 से 12 आदमी के बराबर कटाई कर लेता है। यानी 1 एकड़ यदि 2-4 दिन का अभ्यास हो जाए तो उसके बाद 1 एकड़ खेत एक आदमी एक दिन में काट सकता है। इस यंत्र की कीमत भी हम ऐसे ही यंत्र बनाते हैं कि जिसकी कीमत किसान की पहुंच में हो, तो इसकी कीमत भी मात्र 5500 रुपया रखी गई है। इस 5500 रुपये में ये यंत्र और इसकी मेंटेनेंस करने के सारे यंत्र साथ में ही दिए जाते हैं। यानी इसको लोहार के पास भी लेके जाना नहीं पड़ता है। अगर इसकी धार खराब हो जाए या ये कहीं टकरा जाए तो आप अपने घर पे ही इसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। उसके लिए जैसे अभी लोहार के पास लेके जाते हैं तो 100 रुपये तो लोहार ले लेता है हर बार, तो इसमें कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से इस तरीके के यंत्रों से, जिससे कोई प्रदूषण ना हो, कोई लागत ना हो और मनुष्य के श्रम का अधिक से अधिक उत्पादन निकल सके, ऐसा हमारा प्रयास। इसमें तो बहुत कमी आ जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यदि एक आदमी 1.25 एकड़ से 1 एकड़ एक दिन में काट सकता है तो जबकि अगर हंसिया से काटते हैं तो लगभग 20 आदमी लगते हैं, है ना। और कंबाइन हार्वेस्टर का हम आपको बता ही चुके हैं कि उससे तो नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदे की चीज है ही नहीं। गेहूं की कटाई सामान्य तौर पर किसान भाई दरांती से करते हैं, जिससे कटाई करने में बहुत अधिक समय लगता है। यदि 1 एकड़ गेहूं की कटाई आप दरांती से करवाते हैं तो 15 से 20 मजदूर एक दिन में कटाई करते हैं, जिसमें लगभग 2000 रुपए खर्च आता है। वहीं इस नई विकसित कटाई यंत्र से एक योग्य आदमी ही एक दिन में लगभग 1 एकड़ गेहूं की कटाई कर सकता है, जिसकी मजदूरी 500 से 600 रुपए आती है। अतः इस मशीन का प्रयोग करने से समय की बचत के साथ साथ कटाई में होने वाले लागत खर्च में भी अधिक बचत कर सकते हैं। फसल की कटाई तो 2 ही बार करते हैं, लेकिन पशुओं के लिए चारा तो हम रोज काटते हैं। हमने तो हमारे यहाँ गौशाला है, तो इसके लिए हमें चारा काटने में 2 आदमी लगते थे। अभी 35-40 मिनट में पूरा चारा कट के अपने यहाँ आ जाता है। तो ये साल भर उपयोग होने वाली चीज है। इसकी उपलब्धता कानपुर में ही अभी सुनिश्चित की गई है और इसके लिए कुछ डीलर भी तैयार हुए हैं। कानपुर में हमारा पुत्र है अनंत चतुर्वेदी, उसके जरिए इसको प्राप्त किया जा सकता है। आज भी बरेली में अभी कुछ लोगों ने इसका काम लिया है। बरेली वाले एरिया में बहुत ये लोकप्रिय हो रहा है और इसके कई डेमोन्स्ट्रेशंस आज बरेली में, बदायूं में, आंवला तहसील में कई जगह इसका प्रदर्शन चल रहा है। हाँ, और इससे अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहें
तो हमारे पुत्र अनंत का नंबर भी नोट कर सकते हैं। नंबर है 7080226668। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। भारत में मशरूम उत्पादन का इतिहास लगभग 3 दशक पुराना है, परंतु पिछले 10-12 वर्षों में मशरूम उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई और इससे कम लागत में अधिक मुनाफा भी मिलता है और इसीलिए किसान खेती बाड़ी के साथ साथ अब मशरूम उत्पादन भी करने लगे हैं। किसान भाइयों, यूं तो मशरूम की विभिन्न प्रजातियां हैं जिनका उत्पादन मौसम के अनुसार किया जाता है। फिलहाल अभी दूधिया मशरूम की खेती के लिए तापमान बड़ा ही उपयुक्त है और ऐसे में यदि आप दूधिया मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में अपने सुझाव दे रही हैं कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर अर्चना कुमारी। और मार्च के बाद, मार्च तक तो आप ऑयस्टर मशरूम, जिसको हम ढेंगरी मशरूम बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। अप्रैल से लेके अगस्त महीने तक हम लोग दूधिया मशरूम का प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि दूधिया मशरूम जो है अधिक गर्मी में उसको जो है तापक्रम जो चाहिए 30 से 40 डिग्री चाहिए। तो किसान भाई, आपको जैसे पता होगा कि अभी 30 से 32 जा चुका है और इसके फेवरेबल कंडीशन आ चुके हैं। किसान दूधिया मशरूम की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको इसका कंपोस्ट तैयार कर लेना चाहिए। तो इसको तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है: गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 15 किलोग्राम, KCN 9 किलोग्राम, SSP 3 किलोग्राम, MOP 3 किलोग्राम, यूरिया 3 किलोग्राम, जिप्सम 30 किलोग्राम आदि के मिश्रण का अब मिश्रण बना लें। इसके बाद इसकी पलटाई करते रहें। प्रथम पलटाई 6 से 7 दिन तथा दूसरी पलटाई 10वें दिन, तीसरी पलटाई 13वें दिन और इसके बाद 16 एवं 25वें दिन करते रहें। इस प्रकार से कंपोस्ट तैयार हो जाता है। आप श्वेत दूधिया मशरूम अभी लगा सकते हैं और इसके लिए बहुत सारे चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए धान या गेहूं का पुआल और जो भी आपका मशरूम लगाना है उसका स्पॉन यानी उसका बीज और उसके सीड को लेते हैं और धान के पुआल में डाल के उसको लगाते हैं। एक बैग को तैयार करने के लिए, जैसे पुआल है, धान या गेहूं का पुआल है, जो भूसा है, उसको 2 तरह से उपचारित करते हैं। पहला तो उपचार करने की विधि है जो नेचुरल विधि है, उबाले। इसमें इसका जो है लकड़ी या कोयले का खर्च लगेगा। पर दूसरा जो विधि है उसमें केमिकल विधि है। उसमें क्या करते हैं, 10 केजी भूसा लेते हैं, 100 लीटर पानी लेते हैं और उसमें 10 ग्राम बेबिस्टिन और 125 ml फॉर्मेलिन डालते हैं। ये सब मिला के रात भर छोड़ देते हैं और किसी पेपर से ढक देते हैं। पेपर से इसलिए ढकते हैं ताकि उसमें जो केमिकल है वो उड़ ना जाए और अच्छे से उसके साथ रिएक्शन करे और उसे डिसइंफेक्ट कर दे। और सुबह उठ के उसको क्या करते हैं, एक डलिया में डाल के उसका जो है पानी गाड़ लेते हैं और पानी जो गाड़ते हैं उसका जो मॉइस्चर हम लोग चेक करते हैं। एक मुट्ठी में लेकर उसको दबा के देखते हैं, अगर पानी नहीं गड़ रहा है, मुट्ठी में बन जा रहा है, यानी कि उसका मॉइस्चर सही है। मशरूम जब भी हम उत्पादन करते हैं वो कमरा हमेशा अंधेरा होना चाहिए, उसमें धूप की रोशनी नहीं आनी चाहिए, अंधेरा कमरा होना चाहिए। और आर्द्रता, जिसको ह्यूमिडिटी हम बोलते हैं, 85 से 90% ह्यूमिडिटी होना चाहिए। जैसा हमने बताया, श्वेत दूधिया के लिए 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। 20 बाय 20 अगर कमरा है तो उसमें डिपेंड करता है आप लगाते कैसे। अगर रैक वाइज लगाते हैं, रैक बनाते हैं, उसमें एक रैक में अगर 10 लगाते हैं तो उसमें कम से कम ये 60 से 70 रैक निश्चित लग जाएंगे और 60 से 70 × 10 आप कर लें, है ना, 500 से 600 लग जाएंगे। तो आप 500 से 600 लगा सकते हैं। जैसे आज हमने
बुआई की है ना, आज हमने स्पॉन डाला, 18 दिन के बाद, 17 से 18 दिन के बाद, या अगर और फेवरेबल सिचुएशन अगर कुछ कम है तो 20 दिन में उसका माइसीलियम बिल्कुल बाहर, पुआल के बाहर आ जाता है, उजला उजला धागा माइसीलियम पूरा जम जाता है। और उसके 5 से 6 दिन के बाद उसका फ्रूटिंग होना शुरू हो जाता है और वो फल तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग मशरूम या खुम्बी बोलते हैं। तो वो तैयार हो जाता है, उससे हम लोग काट लेते हैं। फिर रोज उसे पानी से भिंगा के रखते हैं, या तो पिचकारी जैसा बॉटल है उससे डालें, या मग से डालें, या एक गटूर मशीन होता है उससे आप लोग जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं, उस मशीन से भी आप उसे सिंचाई कर सकते हैं और रेगुलर सिंचाई करें। फिर 3 से 4 दिन के बाद फिर वो फसल तैयार हो जाता है, फिर काट लें। इस तरह आप 4 से 5 तुड़ाई कर सकते हैं। अगर आप 100 ग्राम एक बीज में, एक पैकेट में हम डालते हैं 100 ग्राम बीज, तो एक बैग से 500 से 600 ग्राम आता है। जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग ऑयस्टर मशरूम लगाते हैं, एक बैग लगाते हैं, तो एक बैग में हमारा जो खर्च आता है 20 से 22 रुपया आता है, ठीक है। 500 से 600 उसका प्रोडक्शन हो जाता है। आप जब बाजार में खरीदने जाते हैं तो 120 से लेके 150 रुपया केजी आपको मिलता है। तो आप देख रहे हैं एक बैग में आपका 20 से 22 खर्च लग रहा है और आपको मिल कितना रहा है, 60 से लेके 70 रुपया, यानी तिगुना। एक आपने 20 लगाया और 60 पाया, यानी इससे अच्छा सौदा तो हो ही नहीं सकता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चंद प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मेजोर, जिला उमरिया के कृषक उमेश कुमार ने। यह संरक्षित खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो उमेश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कल्टीवेशन करके अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी फसल है जो आपको नुकसान पहुंचाती है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर आते हैं। बायोटिक के अंतर्गत अगर फसलों को बीमारियों से बचाना है, चाहे जीवाणु के द्वारा होता हो, फंजाई के द्वारा होता हो या विषाणु के द्वारा होता हो, और जो बीमारियां आपको आ रही है इसको हम बचा लेते हैं। इसके साथ साथ एबायोटिक फैक्टर है, आपका वातावरण के चलते जहां अत्यधिक गर्मी से, अत्यधिक वर्षा से, बहुत कम तापमान से जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका हम उपज नहीं ले पाते हैं, इन सभी को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। इसके लिए किसान बंधु आप ग्रीन हाउस तैयार करें, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस का निर्माण करते हैं। इसके बाद शेड नेट हाउस का निर्माण करते हैं या पॉली टनल का निर्माण करते हैं। इसे करके आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसका निर्माण कहाँ करना होगा, उसका आप जगह का चुनाव करेंगे। जगह को चुनाव आप ऊंचे जगह पर करें, जल निकास की व्यवस्था हो वहाँ पर करें, और जहाँ वायु का अवरोधक हो वहाँ पे लगाना चाहिए, छायादार जगह में ना लगाएं। ये चुनाव करने के बाद किसान बंधु को ग्रीन हाउस का निर्माण अगर वो कराते हैं तो वो आप करा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम 200 से 400 माइक्रोन का जो परागवेनिक किरण है उसको हम सफ़ेद प्लास्टिक की जो आती है चादर, उसे घरनुमा बनाते हैं और उसके अंदर आप सफलतापूर्वक जो भी सब्जी की फसल है आप उसको लगा सकते हैं। इसके साथ आप टिश्यू कल्चर से जो लगाना चाहते हैं उसको हम लगा सकते हैं। इसके साथ साथ किसान बंधु जो इसमें फ्लावर है वो आप उसमें लगा सकते हैं, ये आपको उपज हो सकती है। इसके निर्माण आपको अलग अलग करते हैं। आप कम खर्च वाला करना चाहते हैं या अस्थायी रूप में करना चाहते हैं, ये आपको पहले से अनुमानित कर लेना चाहिए। अपने खर्च के अनुसार आप उसका निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद आप शेड नेट हाउस का उपयोग बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, किसान बंधु को कई रंगों के आते हैं या के प्लास्टिक, आप काला, पीला, चांदी रंग का, सफ़ेद,
जो 20, 30, 40, 50, 35% छाया के रूप में उपलब्ध होता है, इसका हम इस्तेमाल कर ले सकते हैं और घर नुमा हम बना करके इसमें भी। किसान भाइयों, जब आप पॉली हाउस, लो टनल, शेड नेट आदि को तैयार कर लेते हैं, तब उसके अंदर आप कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं, आइए जानते हैं। जो सब्जी आती है उसको आप उगा सकते हैं। इसमें आपको कद्दू बरगिए है, खीरा है, आपको टमाटर है, चेरी टमाटर है, आपको जो भी और भी जो हाई वैल्यू का टमाटर सब्जी है, आप उसको सफाता को ले सकते हैं। इस तरह से आज के समय में हम चाहेंगे, जो समय आ रहा है इसमें बहुत से अभी आप सब्जी नहीं उगा सकते हैं, लेकिन आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करके आप सभी सब्जी ले सकते हैं और मार्केट में भेज सकते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देख लेते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बेहतर उत्पादन हेतु मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी का नमूना लेने की विधि। प्याज की खुदाई और सुरक्षित भंडारण पर तकनीकी जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।